मिलती मंजिल राही को दिल में एक जुनून जगाना पड़ता है। किसी ने नन्ही चिड़िया से पूछा, ये सुंदर आशियाना कैसे बनता है? तो बोली, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जय हिंद साथियों, मैं सुई आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें कि आज जो है हम नीट बायोलॉजी और टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट श्रृंखला लेकर आए हैं, जिसमें कि आज जो है हमारा 15वां क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 15वां क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोगों से कि डाइकाइनेसिस को देखने के लिए निम्न में से कौन सा, ठीक है, पदार्थ उपयुक्त होगा। तो इसमें पहला ऑप्शन है प्याज का मूल शीर्ष, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है डाइकैंथियम की पत्ती, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है चूहे की पूंछ, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है पुष्प की कलिका। तो आप लोग बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप लोग बता दो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये प्याज का मूल शीर्ष के लिए डायग्नोसिस में इस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर हमने आप लोगों को होमवर्क के रूप में दिया था, लेकिन आप लोगों ने जो है इसमें कोई भी मुझे जवाब कमेंट बॉक्स के माध्यम से नहीं दिया है। तो हम जो है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप लोगों को बता देते हैं। ठीक है, तो हम जो है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 16 का बता देते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बता दें इसका जो है 16 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? 16 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। माइटोसिस का लक्षण नहीं है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, उपरोक्त सभी ये जो है माइटोसिस का लक्षण नहीं है। इसमें से कोई जो है इसका लक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स किस प्रकार में निर्मित होता है। तो आप लोग को इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहे कि सिनेप्टोनिमल क्या कर रहा है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स किस प्रकार में निर्मित होता है। अणुसूत्री विभाजन, असमसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, साइटोकाइनेसिस। तो 17 का इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन? 17 का ऑप्शन नंबर ए अर्धसूत्री विभाजन। ये जो है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है अर्धसूत्री प्रकार से तैयार किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की खोज कब हुई थी। 1956 में या फिर 1950 में। ऑप्शन नंबर सी देखा 1935 में, ऑप्शन नंबर डी दे रखा 1980 में। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप लोग बता दें इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए नंबर यानी कि 1956 में जो है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की खोज 1956 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 19वां क्या कह रहा है, कह रहा है कि रिकॉम्बिनेट क्या करा, रिकॉम्बिनेट नोडुल किस अवस्था में पाए जाते हैं। एनाफेज में, प्रोफेज में, टेलोफेज में, मेटाफेज में। कह रहा है कि रिकॉम्बिनेट नोडुल किस अवस्था में पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? प्रोफेज अवस्था में जो है रिकॉम्बिनेट नोडुल जो है प्रोफेज अवस्था में पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20वां क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20वां कह रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन के बाद निर्मित 4 संतति कोशिकाएं होती हैं। आनुवांशिक रूप से समान, आनुवांशिक रूप से असमान, अकेंद्र की, डी नंबर बहुकेंद्र की। क्या कह रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन के बाद निर्मित 4 संतति कोशिकाएं होती हैं। तो आप लोगों को बता दो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी आनुवांशिक रूप से असमान होता है। ये जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या कह रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन के बाद निर्मित 4 संतति कोशिकाएं होती हैं, क्या होती हैं, जो आनुवांशिक रूप से असमान होती हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स शब्द प्रदर्शित करता है। क्या कह रहा है कि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स शब्द प्रदर्शित करता है क्रोमेटिड के अलग होने के स्थान को, स्पिंडल के जुड़ने के स्थान को, रेप्लिकेशन के स्थान को, क्रोमोसोम पंक्तिबद्ध तथा रिकॉम्बिनेशन के स्थान को। तो 21वें का जो है इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। आप लोग जो है इसका ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा हो जाएगा। क्या कह रहा है कि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स शब्द प्रदर्शित करता है। क्या कह रहा है कि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स शब्द प्रदर्शित करता है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि क्रोमोसोम पंक्तिबद्ध तथा रिकॉम्बिनेशन के स्थान को सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स शब्द प्रदर्शित करता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि समजात गुणसूत्रों का प्रतिकर्षण होता है। जैगोटीन से, लेप्टोटीन से, डाइकोनेसिस से, डिप्लोटीन से। क्या कह रहा है समजात गुणसूत्रों का प्रतिकर्षण होता है जैगोटीन से, लेप्टोटीन से, डाइकोनोम से और डिप्लोटीन से। क्या कह रहा है समजात गुणसूत्रों का प्रतिकर्षण किसमें होता है। तो आप लोग बता दो कि ये जो है डिप्लोटीन में जो है समजात गुणसूत्रों का प्रतिकर्षण होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि
विदलन यानी कि क्लीवेज के दौरान कौन सा कोशिका विभाजन होता है? असमसूत्री, समसूत्री या फिर सघन या कम समसूत्री या फिर अर्धसूत्री। कह रहा है कि विदलन के दौरान कौन सा कोशिका विभाजन होता है? तो आप लोग बता दो, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समसूत्री यानी कि क्लोज समसूत्री के द्वारा इसमें विदलन के दौरान कोशिका विभाजन होता है। क्वेश्चन नंबर 24वां क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24वां कह रहा है कि क्या कह रहा है? 2 मिनट, हाँ ठीक है। कह रहा है कि माइटोसिस में एक अवस्था जो एनाफेज के मध्य की ओर से प्रारंभ होकर टीलोफेज के साथ समाप्त हो जाती है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि माइटोसिस एक अवस्था जो एनाफेज के मध्य की ओर से प्रारंभ होकर टीलोफेज के साथ समाप्त हो जाती है। और अथवा भी कह रहा है कि केंद्र के विभाजन के पूर्ण होने के बाद हुआ कोशिका द्रव्य विभाजन क्या कहलाता है? साइटोकाइनोसिस, कैरियोकाइनोसिस, क्रॉसिंग ओवर या फिर इंटरकाइनोसिस। तो 24वें का इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या कह रहा है कि जो केंद्र के विभाजन के पूर्ण होने के बाद कोशिका द्रव्य विभाजन कहलाता है, तो क्या कहलाता है? साइटोकाइनोसिस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 25वां क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25वां कह रहा है कि एनाफेज के दौरान गुणसूत्र के मध्य रेखा से ध्रुवों तक जाने के लिए कितनी एटीपी की आवश्यकता होती है? क्या कह रहा है कि एनाफेज के दौरान गुणसूत्रों के मध्य रेखा से ध्रुवों तक जाने के लिए कितनी एटीपी की आवश्यकता होती है? 38 एटीपी या फिर 5 एटीपी या फिर 30 एटीपी या फिर 76 एटीपी। तो 25वें का यानी कि ऑप्शन नंबर सी 30 एटीपी की आवश्यकता होती है, जो ध्रुवों तक जाने के लिए इतनी यानी कि 30 एटीपी की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 26वां क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 26वां कह रहा है कि माइटोसिस वह क्रिया है जिसमें यूकारियोटिक कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण हेतु जीन प्रदान करती हैं। ऑप्शन नंबर बी दे रखा कार्य एवं संरचना की दृष्टि से विशिष्टीकृत बन जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है विभाजित होती हैं। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है वृद्धि करती हैं। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आप लोगों के फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़े दे रहे हैं कि अगर माइटोसिस वह क्रिया जिसमें यूकारियोटिक कोशिकाएं होती हैं, तो 26वें का इसमें ऑप्शन नंबर सी ये विभाजित होती हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27वां कह रहा है कि मेयोसिस की पैक्टिन अवस्था में गुणसूत्र प्रतीत होते हैं। एकल स्टैंड या फिर डबल स्टैंड या फिर 3 स्टैंड या फिर 4 स्टैंड। क्या कह रहे हैं? मेयोसिस की पैक्टिन अवस्था में गुणसूत्र प्रतीत होते हैं। तो 27 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 4 स्टैंड ये है मेयोसिस की पैक्टिन अवस्था में गुणसूत्र प्रतीत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है कि ड्रग जैसे कि कोल्चिसिन के कारण माइक्रोट्यूब्यूल का अबहुलीकरण होता है, जिससे क्या कह रहा है? ड्रग जैसे कि कोल्चिसिन के कारण माइक्रोट्यूब्यूल का अबहुलीकरण होता है, जिसमें माइटोसिस के दौरान स्पिंडल के निर्माण का संदमन, साइटोकाइनेसिस का संदमन, मेटाफेज के बाहर माइटोसिस का होना या फिर बहुसंकुचित वलय के निर्माण को प्रेरित करना। ड्रग जैसे कि कोल्चिसिन के कारण माइक्रोट्यूब्यूल का अबहुलीकरण होता है, जिससे माइटोसिस के दौरान स्पिंडल के निर्माण का संदमन होता है। तो बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें 28वें का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह माइटोसिस के दौरान स्पिंडल के निर्माण का संदमन करता है, जो ड्रग जैसे कोल्चिसिन के कारण माइक्रोट्यूब्यूल का बहुलीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? कह रहा है कि जीन्स का रिकॉम्बिनेशन किस अवस्था में होता है? कह रहा है जीन्स का रिकॉम्बिनेशन किस अवस्था में होता है? ऑप्शन नंबर ए दे रखा माइटोसिस की प्रोफेज में। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है मियोसिस की प्रोफेज फर्स्ट में। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है मियोसिस की प्रोफेज सेकंड में। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है मियोसिस की मेटाफेज सेकंड में। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आप लोग बता दो कि 29वें का ऑप्शन नंबर बी जो मियोसिस की प्रोफेज फर्स्ट अवस्था होती है, इसमें जीन्स की रिकॉम्बिनेशन अवस्था पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 30वां क्या करा कि आज जो है इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। कह रहा है कि मियोसिस का द्वितीय विभाजन कहलाता है। कह रहा है कि मियोसिस का द्वितीय विभाजन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है इक्वेशनल विभाजन। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है न्यूनकारी विभाजन। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है गुणनकारी। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या कह रहा है कि इक्वेशनल विभाजन होता है। क्या कह रहा है कि मियोसिस का द्वितीय विभाजन क्या कहलाता है? इक्वेशनल विभाजन या फिर न्यूनकारी विभाजन या फिर गुणनकारी, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो 30 का इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये इक्वेशनल विभाजन जो है मियोसिस का द्वितीय विभाजन कहलाता है। तो मियोसिस का द्वितीय विभाजन क्या कहलाता है? तो मियोसिस का द्वितीय विभाजन इक्वेशनल विभाजन कहलाता है। तो आज जो है हमने क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक देख लिया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्या लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हम आप लोगों के लिए अगली वीडियो जल्द ही लेकर आएँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।